नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। इन दिनों बाजार में काफ़ी उठापटक चल रही है और सिर्फ बाजार में ही नहीं, जो खबरें हैं उसमें भी बहुत उठापटक चल रही है। तो ऐसे में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए, इंडियन इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स इस समय कैसे हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं शंकर शर्मा, इस समय लाइव एंड एक्सक्लूसिव। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए और स्वागत है आपका। वेलकम टू इंडिया। आजकल अब पूरा समय तो रहते नहीं है भारत में लेकिन आप जब भी एक एक इंटरवल के बाद भारत आते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। इस समय भी स्थिति थोड़ी बदली हुई है, कैसी लग रही है स्थिति इस समय देश की? नहीं, भारत तो भाई अपना देश है और यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो मैं हूँ या नहीं हूँ, ये तो चीज़ें होती रहेंगी और अच्छा लगता है। मतलब बोरियत नहीं होनी चाहिए, मतलब बेसिक बात तो यही है। और हिंदुस्तान में बोरियत नहीं हो सकती, बाकी और क्या हो या ना हो। लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही एक्शन हो जाता है, कभी पीएनबी घोटाला, कभी उपचुनाव के नतीजे, कभी कुछ कभी कुछ। नहीं, अब तो क्या हो गया है साहब की मीडिया के चलते तो इवन म्यूनिसिपल इलेक्शंस ये इन पंजाब में या कोई और किसी छोटे से प्रदेश में भी, वो भी आजकल नेशनल हेडलाइंस हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग का काम है, आप लोग करिए इन सब चीज़ों का प्रचार। बट बेसिकली एज फार एज मार्केट इज कंसर्न, ये छोटी चीज़ें होती हैं मार्केट के लिए। मार्केट लार्जली फंडामेंटल्स के ऊपर ही चलता है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ या इस तरह के पीएनबी घोटाले के न्यूज़, ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं। इनसे मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि बेसिक ट्रेंड बाजार का बदल जाए। तो आपका अगर सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का बाजार पे क्या असर होगा, मेरा यही मानना है कि बाजार अपनी जगह है, ये चीज़ें अपनी जगह हैं। कुछ टाइम के लिए ये कोइंसाइड करती हैं, बट बाय एंड लार्ज बाजार की जो अपनी दिशा है वो बाजार के और मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर ही चलेगा और इन सब चीज़ों को मार्केट इग्नोर करेगी। आपको लग कैसे रहे मैक्रो फंडामेंटल्स इस समय भारत के? देखिए, अब दो चीज़ें भारत में कि मैक्रो एक अलग चीज़ है और माइक्रो एक अलग चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि भारत के मैक्रो नंबर जो है, मैक्रो पिक्चर जो है, वो बहुत अच्छे नहीं है और एटलीस्ट मुझे आगे चलते हुए बहुत अच्छे नज़र नहीं आते। तो पास्ट हैज़ बीन क्वाइट गुड बिकॉज ऑयल की दिशा साउथवर्ड थी, जिसके चलते सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सारी चीज़ें एक सिंगल फैक्टर के चलते इम्प्रूव कर गई। और वो एक सिंगल फैक्टर अब मुझे लगता है कि चल के जो पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव में बदल जाएगा। बिकॉज मेरा मानना है कि ऑयल में काफ़ी तेज़ी बाकी है आगे जाके। तो अगर वो चीज़ चेंज होती है तो वो सारी अच्छाइयों को बुराई में वो बदल देगा। कि मतलब इंटरेस्ट रेट जो घटे थे वो वापस बढ़ेंगे, बढ़ने लगे भी हैं, आपने देखा ये यील्ड्स भी बढ़ गए, एफडी के रेट भी बढ़ गए। इन्फ्लेशन जो घटा था, डब्ल्यूपीआई तो मेरे ख्याल नेगेटिव में आ गया था, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव और सब्सटैंशियली पॉजिटिव टेरिटरी में, मतलब प्लस टेरिटरी में चली जाएंगी। और जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, जो आई एम नॉट सेइंग कि फिस्कल डेफिसिट बहुत कंट्रोल में था, लेकिन जहां था उससे स्लिपेजेस की चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट के पास वो रूम, अगर ऑयल प्राइस और बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के पास मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली इतना कैपिटल बाकी है कि ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ा दें यहाँ से, बिकॉज घटाए तो है नहीं कभी। तो अगर बढ़ा नहीं सकते तो वो जो हिट होगा वो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पे लेना पड़ेगा, जिसके चलते फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर होगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट तो सबको मालूम है कि अगर ऑयल $70-80 होता है तो 1-8% ईजिली बढ़ता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। तो सारे फैक्टर्स जो ऑयल के चलते पॉजिटिव हुए थे, मुझे लगता है आगे चल के नेगेटिव होंगे। इसलिए मैक्रो का सवाल जहां तक है, मेरा मानना है कि इंडिया के मैक्रो सिचुएशन अगले 12 महीने में यहां से डिटेरियोरेट करेगी या स्थिर रहेगी। यहां से इंप्रूव करना मुझे मुश्किल लगता है। सो इन दैट केस क्या फिर हम ये माने कि मार्केट के लिए भी अब यहाँ से बहुत बड़े तरीके से आउट परफॉर्म करना है, एटलीस्ट फ्रंटलाइन इंडेक्स का, या फिर जो प्रीवियस हाइज है उसे निकालना टिल वी हैव 2019 वर्डिक्ट इन प्लेस जनरल इलेक्शंस का, या फिर अगले 1-1.5 साल, वो मुश्किल है तब तक वो होना? नहीं,
अब इलेक्शंस को आप अलग रखिए, उसको बीच में लाएंगे तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारी एनालिसिस बीच में आती है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन पहले अगर फंडामेंटली हम बात करें तो एक फैक्टर प्लस में है, पॉजिटिव साइड में है कि ओवरऑल ग्लोबल इक्विटीज बहुत स्ट्रांग है, ओवरऑल डेवलप्ड मार्केट इक्विटीज बहुत स्ट्रांग है, ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज यहां से भी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो वो अगर हमने देखा है, मेरी आपने भी बाजार बहुत सालों तक देखा है, हमने भी देखा है कि अगर ग्लोबल फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं तो आपके खुद की जो छोटी मोटी कमियां हो या बुराइयां हो, वीकनेसेस हो, वो उन चीजों को काफी हद तक वो न्यूट्रलाइज करता है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया की जो भी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में वीकनेसेस बिल्डअप होंगी, उन चीजों को टू सम एक्सटेंट वो ग्लोबल एक टेलविंड जो है ग्रोथ का, ग्लोबल टेलविंड है इक्विटी मार्केट का, वो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया एटलीस्ट फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैव बीन लैगिंग ग्लोबल इंडेक्सेस, ये तो हम देख रहे हैं कई महीनों से, और वो लैगिंग जो है इंडिया का मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेयर मार्केट होगा इंडिया में या मार्केट कोई नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। मेरा मानना है कि ग्लोबल इक्विटीज अगर 10% रिटर्न देते हैं 2018 में, तो इंडिया विल गिव मे बी 7%, मे बी 8%। आई एम टॉकिंग निफ्टी और सेंसेक्स, नॉट टॉकिंग स्मॉल कैप, बिकॉज स्मॉल कैप को मैं बिल्कुल एक अलग ही प्लैनेट पे मानता हूं, और मेरा मानना है कि वो पार्ट ऑफ द मार्केट, मैंने कई वर्षों से 3-4 साल से कहा है कि वो बेस्ट इक्विटी क्लास है वर्ल्ड में। और अगर आप देखें डेटा के हिसाब से तो उसके रिटर्न्स पिछले 4 साल में आर अनबीटन बाय एनी अदर इक्विटी बेंचमार्क। उन्होंने 45% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है, वर्सेस जनरली स्पीकिंग 12 से 15% ग्रोथ रही है दुनिया में। तो स्मॉल कैप्स को छोड़ दें, फ्रंटलाइन इंडेक्स मेरे हिसाब से थोड़ा लैग करेंगे ग्लोबल इक्विटीज को, लेकिन माइनस में नहीं जाएंगे। अब आते हैं इलेक्शंस पे। अब इलेक्शंस शायद 2018 के एंड में हो या 2019 में हो। मेरा मानना है कि उसका बेट आज लेने का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त क्या होगा, 1-2 महीने पहले मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन ओपिनियन पोल्स, डिपेंडिंग ऑन एनेक्डोटल एविडेंसेस कलेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। आज ही मुझे लगता है कि कम से कम हम 7-8 महीने दूर हैं इलेक्शन से, इफ नॉट अ फुल 1 ईयर अवे। तो अगर बिटवीन 8 to 12 मंथ्स दूर हैं, तो आज उसके ऊपर हम डिसाइड कर लेंगे ये मार्केट में हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट से निकल जाएंगे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इट विल बी प्रीमेच्योर। बिकॉज ये हो सकता है कि मार्केट यहां से 10% चल जाए 1 साल में, और फिर अगर वर्डिक्ट थोड़ी धूमिल आए या थोड़ा मिक्स आए, जो भी आए, तो हो सकता है मार्केट वहां से करेक्ट करे। तो अब ये हो सकता है कि इंडेक्स आपके 38,000 सेंसेक्स हो जाए, वहां से वो 36,000 हो, अगर मार्केट के नजरिए में चुनाव के परिणाम ठीक नहीं आए हो। तो ये आप नहीं कह सकते कि आज से ही नेगेटिव हो जाएगा। वो कहां से नेगेटिव होगा अगर पिक्चर इज नॉट गुड, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मेरा मानना है इन्वेस्टर्स को पॉलिटिक्स को भूल जाना चाहिए। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द फंडामेंटल्स, एंड मैक्रो फंडामेंटल्स भी एक हद तक ही मायने रखते हैं स्मॉल कैप्स के लिए, ज्यादा उनके मायने रखते हैं जो माइक्रो फंडामेंटल्स है उन स्मॉल कैप कंपनियों के। और मेरा मानना है आज भी डिस्पाइट ये करेक्शन हुआ, जो भी पोल रिजल्ट है, जो भी है, उन सब कंपनियों के रिजल्ट्स FY19 में अच्छे ही आएंगे। यू आर लुकिंग एट 20%, 30%, 40%, 50% ग्रोथ। इस तरह की कंपनियां बहुत है हिंदुस्तान में जो अच्छे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर हम उन पे ही फोकस करें और ये इन्फ्लेशन को भूल जाएं 1 मिनट के लिए, या इंटरेस्ट रेट्स को भूल जाएं, चुनाव को भूल जाएं, आई थिंक वी विल बी फार बेटर ऑफ। तो ये इसमें अब 2 दिक्कतें आती हैं। एक तो स्मॉल कैप में बिकॉज आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बिकॉज आप कोई सेक्टोरल व्यू ले भी नहीं सकते, स्पेशली स्मॉल कैप में। मिड कैप में तो फिर भी शायद मिल जाए एक बार। और दूसरा, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस हैं, जी, वहां पर सही कंपनी चुनना। तो आपका कन्विक्शन लेवल स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा कहाँ बैठ रहा है, ध्यान कहाँ बैठ रहा है आपका सबसे ज्यादा? मेरा ये मानना रहा है कई 2-3 साल से कि जिन इंडस्ट्रीज में ग्लोबली चीजें थोड़ी चेंज कर रही हों, जैसे इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स, उन सब इंडस्ट्रीज में फायदा होगा। बिकॉज नई कैपेसिटीज आने में तकलीफ होती है, तो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स, उनके प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ते हैं। तो हमने देखा केमिकल्स में क्रॉस द बोर्ड ये प्ले आउट हुआ है। अगर आप देखें तो टू सम एक्सटेंट स्टील में भी ये हो रहा है, टू सम एक्सटेंट आप जैसे लास्ट ईयर 2-3 अच्छे स्टॉक्स थे ग्रेफाइट्स एटसेट्रा में। तो अगेन वो सब सारी चीजें एक एनवायरमेंटल फैक्टर के चलते
बहुत अच्छा की यहाँ पर। तो आपको ऑन द लुकआउट रहना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्रों में इस तरह के ग्लोबल चीज़ें चेंज हो रही हैं जो बेनिफिट करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स को। दूसरा, मेरे कमोडिटी सेक्टर, स्टील सेक्टर में मैं बहुत बुलिश हूँ पिछले 2-2.5 साल से, और मेरा मानना है कि आगे भी तेज़ी बरकरार रहेगी इनमें। तो ये आपको, अगर आप सेक्टोरली बात करें तो ये है, बट बाकी जैसा आपने सही कहा कि स्मॉल कैप में सेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कई कंपनियों में उनको एक कैटेगराइज करना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो सारी यूनिक कंपनियां होती हैं। अब इस तरह की कंपनियों को निकालना, इनकी जांच करना, इनके एनालिसिस करना, प्रमोटर की एक असेसमेंट करना, ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम लोग जो एक ऑलमोस्ट डेली करते हैं इस चीज़ को, हमें अगर डिफिकल्टी होती है तो एक छोटा निवेशक ये चीज़ नहीं कर सकता। और उनके लिए ऑल्टरनेटिव इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स विच विल नॉट गिव यू द इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न, बट एटलीस्ट it will give you reasonable part of the return anyway. I mean, if you look at the returns from small cap mutual funds, काफी अच्छे उन्होंने रिटर्न्स दिए पिछले 3-4 साल से। मेरा मानना है कि वो रिटर्न्स मोर और लेस सिमिलर रहेंगे, हो सकता है 5-10 पॉइंट आगे पीछे हो, बट ये जो अच्छा दूसरा है, जैसे स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज, वो भी बहुत बढ़िया एरिया। अब आजकल स्मॉल कैप की परिभाषा भी थोड़ी चेंज हो गई है। 3-4 हज़ार करोड़ 5 हज़ार करोड़ की कंपनियों को भी हम स्मॉल कैप ही मानते हैं। अगर उनमें आप देखें तो जैसे रोड बिल्डर्स हैं, आज से 10-12 साल पहले 30 कंपनियां बिड करती थी अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा हो। अब हार्डली 5 कंपनियां 6 कंपनियां बिड करती हैं, बिकॉज कई कंपनियां इतनी क्षतिग्रस्त हो गई डेड बर्डन के अंदर, तो पूरे फील्ड श्रिंक हो गई है, जबकि बिजनेस एक्चुअली इज एक्सपैंडेड। सो रोड्स तो बनने ही है हिंदुस्तान में, अभी भी कौन से सारे रोड बन गए, लेकिन द नंबर ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल टू एग्जीक्यूट दोस प्रोजेक्ट्स हैज श्रंक। सो अगेन डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया। पहले ओवर सप्लाई था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अभी अंडर सप्लाई हो गया नंबर ऑफ प्लेयर्स, एंड वाइल द डिमांड एंड द नीड फॉर रोड्स हैज गॉन अप। तो अगेन ये बढ़िया मिसमैच है, जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर जो अच्छे बैलेंस शीट वाले उनको फायदा होगा। तो इस तरह के आप देखें तो मुझे तो कई कंपनियां नजर आती हैं जहां 20 से 50% अगले 2 साल की विजिबिलिटी नजर आती है ग्रोथ की। कोई 4-5 नाम आप शेयर करना चाहेंगे विद डिस्क्लोजर ऑब्वियसली? नहीं, नाम की बात नहीं, मैंने आपको सेक्टर बता दिया। रोड बिल्डर्स, कोई भी आप 5 मिनट में जाके देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको मिल जाएगा कौन से रोड बिल्डिंग कंपनीज हैं, कौन सी केमिकल कंपनीज हैं, कौन से आपको स्टील कंपनीज हैं। इसमें नाम की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर। और मेरा तो ये मानना है कि आप अगर उस सेक्टर में 10 कंपनी, आप उनके जो 4-5 जो बेस्ट कंपनियां हैं, बेस्ट फंडामेंटल, वही चुन लो। आपको एक कंपनी लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपकी रिस्क भी सॉर्ट ऑफ मिटिगेट हो गई कि आपने एक पर ही सारा कुछ बेट नहीं ले लिया। 3-4-5 कंपनियां ले लोगे, हर ये 3-4 सेक्टर्स में एक पोर्टफोलियो अप्रोच ले लें, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी डूइंग वेरी वेरी वेल। राइट। अब थोड़ा लार्ज कैप की तरफ आते हैं शंकर, और लार्ज कैप में एक जो प्रॉब्लम इस समय मार्केट शायद फेस कर रहा है, वन इज ऑब्वियसली द लीडरशिप क्राइसिस, एंड सेकेंड इज जैसे आईटी, उसकी एक अलग कहानी है, उसमें न्यूज़ फ्लो अलग है। फार्मा में हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि बड़ा वॉलेटाइल न्यूज़ फ्लो है, चाहे वो यूएस एफडीए का हो या फिर किसी और का। मेटल्स ऑब्वियसली आर शोइंग मोमेंटम, और बैंक्स जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसमें इतना क्लियर डिवाइड हो गया है बिटवीन मेन एंड बॉयज़, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हें आप देखिए, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इट सीम्स कि इंडेक्स अपने आप में ही उलझ के रह गया है, कोई लीडर दिख नहीं रहा है फिलहाल। नहीं, मेरा मानना है कि एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न, ये तो अब जैसे ये जो पीएनबी में जो एक प्रॉब्लम हुई है अभी, इसको वाइल यस इट इज अ प्रॉब्लम दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड, शुड नॉट हैव बीन डन, बट रियलिटी इज कि बैंक्स में सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स होती हैं, और लोग इंडिया में हर चीज़ को बहुत पर्सनलाइज करते हैं, बहुत इंडिविजुअलाइज करते हैं। बट अगर आप ग्लोबल बेसिस पे देखें तो मतलब सदियों से बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्कैम्स, ओवर ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग, आई मीन जेपी मॉर्गन का लंदन वेल का इतना बड़ा मसला हुआ था 2-4 साल पहले। निकलीसन ने 20 साल पहले बेरिंग्स को डुबा दिया था। सब प्राइम का पूरा स्कैम हुआ, जहां पर कि ब्रुकलिन में या ब्रॉन्क्स में या क्वींस में जो मेड थी, जिनके पास कोई इनकम नहीं है, कोई एसेट नहीं, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन दिए गए। तो ये सब स्कैम तो होते ही रहते हैं यहाँ पर, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इस घबराहट में हम और ये बात भी, मैं तो बैंकिंग को बहुत
क्लोजली जानता हूं पिछले 30 साल से, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था बैंकिंग में, तो हमारे सिटी बैंक में जो टॉप के बैंकर थे सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही आए थे। तो ये बैंक्स बड़े स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ स्ट्रांग मैन पावर पूल है, स्ट्रांग टैलेंट है। जस्ट बिकॉज कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके चलते हमें इनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, हमें इनकी पूरी एक जो आत्मविश्वास है वो नहीं तोड़ना चाहिए। इनका एक पूरा एक जो सिस्टम एंड प्रोसेस है उसको ही हर चीज को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दीज थिंग्स हैपन। एंड दूसरी बात यह है कि अगर इन सब चीजों पर इतना प्रेशर रहेगा तो कोई लोन नहीं देगा किसी को। अगर इंसान पे विश्वास करना ही बंद कर देगा तो फिर देश की द व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री वो आखिर मूव कैसे करेंगी? बिकॉज मनी इज द लुब्रिकेंट दैट मूव्स द व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री। एंड अगर मनी नहीं आएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जानना जरूरी है और ध्यान में रखना जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ही वो बैंक्स हैं जो इंडस्ट्री को लेंड करती हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की लेंडिंग देखिए तो साहब वही जाके क्रेडिट कार्ड और हाउसिंग लोन और ये लोन वो लोन करते रहते हैं। उनको हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में फंडिंग देने का कोई उनका मकसद नहीं है। इट इज नॉट देयर ऑब्जेक्टिव, दे विल नेवर डू इट। तो आखिर इंडिया में रोड्स बनने हैं, ब्रिज बनना है, पोर्ट बनना है, तो आखिर वो कौन देगा? एसएमईज को लोन देना है, कौन देगा? आखिर वो पीएसयू बैंक्स ही दे सकते हैं। अब उस प्रोसेस में कुछ बैड लोन्स होते हैं तो हो, मेरे हिसाब से इट्स अ कॉस्ट दैट यू हैव टू बेयर एज एन इकोनॉमी। या सम कॉस्ट इज एक्सेसिव, यू शुड मेक द प्रोसेसेस, बट टू से दैट कि इनको प्राइवेटाइज कर दो, इनको बंद कर दो, इनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, मैं कहता हूं उससे ज्यादा वाहियात आइडिया मैंने आज तक नहीं सुना। These banks are necessary to fund long-term capital needs of India. क्रेडिट कार्ड तो हर इंसान नहीं ले सकता ना हिंदुस्तान में, सिर्फ क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी तो नहीं बन के हम रह जाएंगे ना साहब। राइट। तो इन बैंक्स की जरूरत है, इन बैंक्स को हमें और रोबस्ट बनाना चाहिए, बट इनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। इनफैक्ट ये मेरा अगला शेयर प्राइस एक अलग चीज है, दे विल सफर, दे आर सफरिंग, वी ऑल नो दैट। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था इनफैक्ट कि अनफॉर्चुनेटली इस समय क्या हो रहा है, थोड़ा अगर आप जो आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उससे देखें, एक तो ओवर कॉशियस और ओवर पुलिसिंग, इसके बीच की कुछ चीज़ हो रही है। एंड यू नो व्हाट इज इमर्जिंग इज द केस ऑफ थ्रोइंग द बेबी विद द बकेट वाटर। तो एक दिन हम देखते हैं कि LOUs की पूरी सिस्टम बंद कर दी जाती है, एक दिन सरकार की तरफ से ये बयान आता है दैट रीफाइनेंसिंग दिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज अ मॉरल हैजर्ड बट वी डोंट हैव अ चॉइस। हमने RBI गवर्नर का भी बयान सुना एंड ही इनडायरेक्टली हिंटेड दैट प्राइवेटाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन पर उनकी पूरी ग्रिप नहीं है, दे कांट एक्ट बियॉन्ड अ पॉइंट अगर वो चाहे तो भी बोर्ड के खिलाफ। अब इसमें आई मीन व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? इज प्राइवेटाइजेशन द सोल्यूशन, या फिर इनकी जो सिस्टम और प्रोसेसेस हैं उन्हें और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है? बिकॉज वी कांट अफोर्ड अ सिचुएशन वेयर बैंक ऑफिशियल्स आर स्कैर्ड और वो इकोनॉमी के व्हील्स को ही रोक दे। आज रुक गए हैं साहब। आज आप किसी बैंकर से बात करें या कंपनियां जिनको बैंक फंडिंग चाहिए उनसे बात करें तो एटलीस्ट पिछले ये जब से नीरव मोदी का मसला सामने आया तब से एक स्टॉपेज हुआ है क्रेडिट में। एंड अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज द वर्स्ट आइडिया आई हैव हर्ड। इंडिया में बहुत बुरे आइडिया हमने देखे हैं कई वर्षों में, इट इज प्रॉब्ली द वर्स्ट वन। बिकॉज एज आई सेड, आखिर कौन रोड के पैसे देगा? आज तक किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने जाके दिया है क्या? कितनी हाईवेज की फंडिंग हुई है, कितने रोड की फंडिंग हुई है, कितने ब्रिज कैपिटल एसेट्स की फंडिंग हुई है प्राइवेट सेक्टर बैंक से? सबको कंज्यूमर लेंडिंग करना है, सबको हाउसिंग फाइनेंस करना है, सबको क्रेडिट कार्ड देना है। तो आखिर आप वो फंडिंग नीड्स कौन पूरा करेगा? चाहे तो कहिए कि आप इन बैंक्स को हम बंद कर दें, फिर देन डायरेक्टली आपको बजट से देना पड़ेगा। अगर बजट से आप वही सपोर्ट देंगे फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रा एसेट्स, देन आपकी बजट डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो you have to make a very clear choice in your policy that these banks are necessary because अच्छा the other thing is how do you bring banking facility to the unbanked? प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े जाके कोई गांव और कस्बों में जाके बैंक अकाउंट खोलते हैं और या ब्रांच खोलते हैं। वो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही खोलना पड़ता है 15,000 ब्रांच, उसमें जो कि मेरे हिसाब से मे बी 70% माइट बी अनप्रॉफिटेबल, बट आखिर आपको वो ब्रांचेस रखने पड़ेंगे क्योंकि हाउ डू यू ब्रिंग बैंकिंग टू द डोर स्टेप ऑफ द अनबैंक्ड इन इंडिया? तो कई सोशल पर्पसेस भी है, कई स्ट्रेटेजिक पर्पसेस भी है इन बैंकों के, लाइक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वी हैव टू क्रिएट, वी डोंट हैव अ चॉइस। तो उसकी फंडिंग कहां से आएगी? तो
मेरा ये मानना है कि प्राइवेटाइजेशन इज द वर्स्ट आइडिया आई एवर हर्ड. पीपल जस्ट एंड कई ये आइडियाज आते हैं प्राइवेट सेक्टर प्लेयर से, बिकॉज उनको लगता है कि इस तरह के एसेट हमें मिल जाए फ्री में तो बहुत अच्छा रहेगा. द गवर्नमेंट शुड रेजिस्ट दीज काइंड्स ऑफ मूव. आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन, गवर्नमेंट नॉट गोइंग टू लिसन टू मी. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, सिंस आपने पूछा तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि, या अपना व्यू दे रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन इज नो सोल्यूशन. यू हैव टू पुलिस देम बेटर, यू हैव टू रन देम बेटर, यू हैव टू एम्पावर देम बेटर. बट प्लीज डू नॉट गो एंड सेल देम कौड़ियों के भाव प्राइवेट सेक्टर को. उससे कोई फायदा नहीं होने वाला. दूसरा एक जो आपका व्यू चाहिए, और ये जो शंकर, अब यू आर बीइंग वेरी हम्बल कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है, पीपल ट्रैक योर व्यूज वेरी क्लोजली. मार्केट थोड़ा डरा हुआ है इस समय. यू नो देयर इज अ फियर ऑन द दलाल स्ट्रीट कि ये एक के बाद एक जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, नाउ नोबडी वांट्स टू एक्स्ट्रापोलेट दैट एंड कंक्लूड कि अगले साल चुनाव में गड़बड़ हो जाएगी, विल वंस अगेन हैव अ हंग पार्लियामेंट, या देयर कुड बी शिफ्ट इन पावर एंड ऑल दैट, एंड लाइक यू राइटली सेड थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी. लेकिन आई मीन देयर इज अ, यू नो, इट्स ऑल हैंगिंग इन बैलेंस राइट नाउ. ये डर मार्केट पर हावी रहेगा. इज मार्केट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, दैट देयर कुड बी अ सरप्राइज नेक्स्ट ईयर इन इलेक्शंस, और इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ सरप्राइज? नहीं, पॉसिबिलिटी इलेक्शन है साहब. इलेक्शंस तो एक अगेन स्टॉक मार्केट की तरह है या पिक्चर की तरह है. कब क्या चीज हिट हो जाए, कब क्या चीज फ्लॉप हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है. मेरा ये मानना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रिजल्ट्स हैपन, हमने देखा कि 2004 से 2014 के बीच में मिली जुली सरकार थी, लेकिन इंडिया के बेस्ट 10 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रहे उन 10 सालों में. और इवन इफ यू से 91 to 96 वो भी मिली जुली सरकार थी. अगेन लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत सॉलिड ग्रोथ हुआ. इफ यू गो इवन फर्दर, यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी आई थिंक 96 से 98 के बीच में, तब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.8 to 8% थी. आप जाके आंकड़े देख लीजिए. डिस्पाइट हैविंग आई थिंक मे बी 2 or 3 प्राइम मिनिस्टर्स इन द कोर्स ऑफ 2 years. तो ये कह देना कि मिली जुली सरकार होगी जिसके चलते कि डिसीजन नहीं होगा, मेरा ये मानना है कि ऑल पार्टीज बिलीव इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. थोड़ी टग ऑफ वॉर होती है, बट वो तो एक पार्टी रूल भी हो तो भी वही होना है, बिकॉज दे विल बी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी. तो एंड पिछली सरकार के साथ तो कम से कम आप इतना भी कह सकते हो कि लेफ्ट साथ में था, उसके बावजूद इतनी बढ़िया ग्रोथ हुई, इतने बड़े प्रोग्रेस हुआ. तो मेरा ये मानना है कि चाहे यही सरकार कॉलिशन में आए या दूसरे साइड की सरकार कॉलिशन में आए, आई डोंट थिंक प्रोग्रेस विल स्टॉप इन इंडिया. या यू कैन हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस ऑन पॉलिसीज एटसेट्रा एटसेट्रा, बट स्टॉक मार्केट हैज वेदर्ड मेनी अ स्टॉर्म लाइक दिस. ऐसा नहीं है कि पहली बार हम कॉलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे. लार्जली कॉलिशन ही गवर्नमेंट रहा है, बारिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट एंड नाउ दिस गवर्नमेंट. ये तो कहना कि भाई 1989 से लेके 2014 तक प्रगति नहीं हुआ हिंदुस्तान में, ये तो कोई भी नहीं मान सकता. सम ऑफ द बेस्ट years of our growth have happened in this period. तो इसको बहुत ज्यादा मैं महत्व नहीं देता हूँ. ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ते हैं, मजे आते हैं, ट्विटर देखते हैं, बट उसके आगे मार्केट के लिए मैं पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखता हूँ मार्केट को. राइट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ हो सकता है, कोalition का सिनेरियो आ सकता है, या फिर यही गवर्नमेंट आए, मे बी मिस्टर मोदी विल बी बैक बट विथ अ लेसर मार्जिन और विथ अ लेसर मैंडेट. Sir, I am no political analyst. All I know is that कि जो 2014 के जो नतीजे थे, वो अगर मैं मार्केट के सेंस में देखूं, और मैं अगर हेज फंड चला रहा हूं, मेरे कई लॉन्ग्स हैं, मेरे कई शॉर्ट्स हैं. अ परफेक्ट रन in investing is when your longs go up and your shorts go down. Right. तो ये 2014 was like that. It was a perfect outcome. अब हो सकता है परफेक्ट आउटकम हो सकता है ना भी हो. Probability of that happening, who knows? Okay. बट हर बार हम मेरे इन्वेस्टिंग के करियर में मौके ऐसे आए हैं, बट बहुत कम आए हैं जहां पर कि सारे लॉन्ग्स ऊपर गए और सारे शॉर्ट्स घट गए. बिकॉज उस वक्त जो रिटर्न बनता है इट इज डिसप्रोपोर्शनेट. बट वो इतना कम टाइम होता है और इतनी कम बार हुआ है कि मैं उसके ऊपर ये अपनी पूरी लाइफ की नहीं बेस करता है कि यार वैसा दिन आ जाए तो मजा आ जाएगा. वी हैव टू एज्यूम नॉर्मल सिचुएशन. इन अ नॉर्मल सिचुएशन दोज काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर eye popping results what we saw in 2014.
And let us see what happens. I mean, market and politics and movies are full of surprises. बिल्कुल शंकर, इंटरनेशनली आपका व्यू क्या है? दो तीन चीज़ें, एक तो क्रूड की आपने बात की, आई वाज प्लानिंग टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन. उम्मीद ये बनी हुई है कि सऊदी अरामको का इश्यू जब तक सेल थ्रू नहीं होगा तब तक वैसे ही क्रूड में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी. वन इज़ दैट. सेकेंड, ये मिस्टर ट्रंप की तरफ से जो वॉर मॉन्गरिंग होती है, स्पेशली नाउ ऑन द ट्रेड वॉर विद चाइना, एंड ऑब्वियसली उसमें भारत भी जुड़ ही जाता है, कुछ कुछ होते रहता है यहाँ पर भी. इसका इम्पैक्ट आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, अगर ट्रेड वॉर को, लेट्स टॉक ऑयल फर्स्ट. मेरा ये मानना है कि ऑयल में तेजी है अरामको के इशू के बाद भी, और बिकॉज आई थिंक देयर इज अ ग्लोबल बुल मार्केट इन कमोडिटीज, जो एक समझ लीजिए 2010 से वो बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था ओवरऑल इन कमोडिटीज. वो 2016 तक चला, उस वक्त बॉटम आउट हो गया मेरे हिसाब से. तब से ये एक न्यू बुल मार्केट है इमर्ज. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज माइक्रो फैक्टर्स ऑयल में तेजी है. अब वो $80 तक जाए, 100 तक जाए, it's hard to predict the extent, but you can reasonably predict the direction, and my view is the direction is up in oil. तो ये एक बात रही ऑयल की. साथ साथ में सारी कमोडिटी कॉम्प्लेक्स भी अच्छा ही कर रही है. डॉलर में ओवरऑल वीकनेस का एक माहौल है, मेरे हिसाब से वो वीकनेस रहेगी. बट वरिसम थिंग है जो ट्रेड वॉर की जो बात है, एंड आई एम ऑफ द व्यू दैट इज ए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. आई होप इट डजंट एस्केलेट इनटू फुल स्केल प्रोटेक्शनिज्म बाय ऑल कंट्रीज. But I mean, again, these are very high level decisions. Mr. Trump has his own logic. In some senses it is justified also, which other countries may disagree with. But अगर ये चीजें fully implement हो जाए सारी countries में, then there will be a problem. There will be a problem of growth. There will be a problem on trade, without any doubt. Let's hope it doesn't go down that far. एक जो दूसरा अहम मुद्दा था, बजट के बाद इस पर और ज़्यादा बातचीत हुई, वो था LTCG का. लेकिन उसके बाद मैंने जितने भी ग्लोबल वॉइसेस से बात की, राइट फ्रॉम मार्क मोबियस टू मार्क फेबर टू जिम रॉजर्स, उन सब का ये व्यू था कि ग्लोबली देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव करेक्शन, और भारत में और ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ स्टेप्स लाइक LTCG एंड ऑल. आर यू ऑल्सो ऑफ दैट व्यू कि ग्लोबली वी आर सेटिंग अप फॉर अ ह्यूज फॉल? लग रहा है आपको ऐसा? हो गया ना फॉल सर, और क्या है. नहीं, उनका तो ये व्यू था कि ये तो बिगिनिंग है. There is no, सर देखिए सर, अभी जस्ट बिकॉज कि वो विदेश में बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं उनको बाजार ज्यादा समझ में आता है हम लोग के कंपैरिजन में. तो हमने उतने ही साल बाजार देखे हैं जहाँ जितना जिम रॉजर्स और मार्क मोबियस ने देखा है. तो ये 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है. तो मेरा ये मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, दे कुड बी रॉन्ग टू, कि मार्केट में देयर इज नो बेयर मार्केट एनीवेयर दैट आई कैन सी ग्लोबली. देखिए, बेयर मार्केट होने की कुछ कंडीशंस तो होने चाहिए. पहली बात है, कुछ बबल होना चाहिए, जहां ऑब्वियस बबल्स होने चाहिए, चाहे बिग क्रेडिट बबल हो, बिग वैल्यूएशन बबल हो. सेकंड होना चाहिए, डेट की बड़ी बिल्डअप होनी चाहिए, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली बेयर मार्केट्स हैपन व्हेन वन ऑफ द टू कंडीशंस, और समटाइम्स बोथ कंडीशंस हैव टू बी आर सैटिस्फाइड. अभी आप मुझे बताइए, बबल कहाँ है दुनिया में? आज अगर आप नैस्डैक की कंपनियों को देखें और उनकी अर्निंग्स देखें, उनकी कैश फ्लो देखें, और इसको इस पुराने नैस्डैक से कंपेयर करें जो 1999-2000 का नैस्डैक था, जमीन आसमान का अंतर है. Today's Nasdaq index composition, the quality of the companies comprising the index, the cash flow of the companies, probably the companies dramatically different. I mean, ये कंपनियां genuine cash flow बनाती हैं, 10-10, 20-20 बिलियन, 30-30 बिलियन डॉलर की प्रॉफिट है, if not more. They are no longer the जो बिल्कुल फ्लाई बाय नाइट टाइप कंपनीज थी, या कम से कम इतना क्या कह सकते हैं कि बहुत ही फ्लेकी फंडामेंटल्स की कंपनी होती थी 99-2000 में इन द नैस्डैक, जिसके चलते कि वो नैस्डैक 50%, 70% घट सकता था. आज की डेट में कौन कह सकता है कि अमेजॉन कैन फॉल 50% और गूगल कैन फॉल 50% और एप्पल कैन फॉल 50%? दे विल फॉल, नो डाउट, बट विथ नो डेट, सो मच कैश जनरेशन, these companies have a floor by way of stock prices. I think 20% फॉल अगर आप देख लें इनमें तो बहुत हुई बात. तो अगर आप देखें तो डेट का कहीं बिल्डअप मुझे दुनिया में नजर नहीं आता है. चाइना में अगर है तो वो तो ऑलरेडी पिछले 10 साल से कोई नई बात नहीं है, दे आर वर्किंग थ्रू दैट. इंडिया में देयर इज नो सच ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ डेट कि हम मतलब वी आर गेटिंग क्रश्ड अंडर द डेट बर्डन. यूएस में जितना था वहीं पर है, वहां से इंप्रूव ही हो रहा है. बाकी अगर मार्केट की बबल्स देखें तो आज क्रूड ऑयल 150 का आज की डेट में $60 है. 200 होता फिर हम कहते बबल है. कमोडिटी सारे अपने लेवल्स हाई लेवल से दूर हैं. इंडिया डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें सेंसेक्स का, तो आज भी 2007 के लेवल पे बेरली जाके पहुंचा है.
तो ऐसा नहीं हुआ कि डॉलर टर्म्स में इंडिया हैज गिवन ग्रेट रिटर्न्स फ्रॉम इन द लास्ट 11 years. We are still exactly where we were in 2007 in dollar terms. Emerging markets अगर आप देखें तो in dollar terms it is lower than 2007 highs. तो हम बबल की बात तब करेंगे, बिग बेयर मार्केट की बात तब करेंगे जब लेवल्स इतने निकल गए पिछले लेवल से कि वहां से 50% घट भी जाए तो भी it would be a substantial level which is higher than the old levels. आज तो most markets are trading lower barring US market. जापान देख लीजिए आज भी लोअर है अपने पिछले 20 साल के इंडेक्स के लेवल से. So commodities are largely lower. Emerging markets are lower. Japan is lower. Okay, US is higher, but again, the quality of companies in the most volatile index in the US Nasdaq is far different from the quality of companies back 15-20 years back. तो ना कहीं डेट बबल है, ना कहीं वैल्यूएशन बबल है. S&P 500 15-16 टाइम अर्निंग से ट्रेड कर रहा है, उस पर बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं हो सकता साहब. तो बाकी जो बोले मार्क मोबियस है जो भी बोले, बट मेरा ये मानना है देयर इज नो बेयर मार्केट. या देखिए देयर विल बी करेक्शन, इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू, ये होना चाहिए था, हो गया. बट इसके आगे कोई इसमें बाजार में कोई मंदी नाम की कोई चीज नहीं है. करेक्शन नाम की चीज है, आती रहेंगी, बट देयर इज नो बेयर मार्केट दैट आई कैन सी. वन लास्ट क्वेश्चन शंकर, यूएस में ही आपने जो यूएस की बात की और यूएस इकोनॉमी भी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, आपका रीडिंग क्या कहता है? क्या फेड को उम्मीद से ज़्यादा रेट हाइक करने पड़ सकते हैं सिंपली बिकॉज जो इकोनॉमी जिस तरह से रैंप अप कर रही है यूएस की, एंड इट सीम्स इट्स अ रियल इकोनॉमी रैंपिंग अप. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 सेक्टर्स की बदौलत चल रहा है जैसा हमने देखा था बीच में एक बार. तो डू यू थिंक बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रहेगा यूएस इकोनॉमी का? अभी जितने डेटा पॉइंट से जितना आंकड़ा है कि मतलब ये साल 3 हाइक तो लगता ही है, हो सकता है एक आध और भी हो जाए. बिकॉज आई मीन हैट्स ऑफ, आई मीन दे हैव रियली कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स ट्रिमेंडसली. और इस बात पे मैं एक ही पार्टिंग बात यही कहूंगा कि अगर आप ये देखें तो सब प्राइम का जो स्कैम था, उससे बड़ा स्कैम तो आज तक दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए बिल्कुल फ्रॉडुलेंट लेंडिंग पे. सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने फ्रॉडुलेंट, ओपनली फ्रॉडुलेंट क्रेडिट रेटिंग दी थी. AAA दिया था जो जिनके पास पैसे नहीं देने को. लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को भी उन्होंने खत्म नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई इतना लार्ज स्केल विछंट किया, ना ही लार्ज स्केल प्रोसिक्यूशन किया, ना ही लार्ज स्केल कॉन्फिडेंस शैटर किया सिस्टम में. बिल्कुल बिजनेस लाइक वे में मेथोडिकली क्रेडिट दे के, पैसे दे के सबको कि भाई कैपिटल दे दिया, शांति से बैठो, आगे से ना करना. इस तरह करके उन्होंने सिस्टम पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा. इसके चलते आज 10 साल के बाद में किसी को याद भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज हुई थी. तो की इज टू प्रिजर्व कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, नॉट टू डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस अमंग्स लेंडर्स एंड बोरोवर्स. और हमें इस चीज से एक लेसन ग्रहण करना ही चाहिए एज अ कंट्री. हाउ टू मैनेज अ क्राइसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लगता है LTCG वाज अ मिसस्टेप इस बार के बजट में? तब से हम सेलिंग देख रहे हैं, सेंटिमेंट भी थोड़ा डामाडोल है. मेरा ये व्यू रहा है कि LTCG की जगह में STT वाज अ वेरी गुड मूव. अगर आपको रेवेन्यू ही चाहिए तो आप STT बढ़ा देते हैं. बिकॉज सी जहां इंटरेक्शन विद टैक्स डिपार्टमेंट आ गया तो वहां फिर करप्शन एंड फिर नेगोशिएशन, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं. तो ये एक क्लीन टैक्स था जहां आपको डिपार्टमेंट से कोई संपर्क की जरूरत नहीं है. ये कट जाता है, इट्स बिलो द रेडार, नोबडी माइंड्स इट. यू कुड हैव इवन इंक्रीज्ड इट एंड यू कुड हैव गॉटन द सेम रिजल्ट्स. द लार्जर पॉइंट हियर इज, मेरा एक ही व्यू रहा है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग एक रिस्की चीज है. उस रिस्क को लेने के लिए लोगों को आपको इंसेंटिव देना जरूरी है. और हम एज अ कंट्री वी वांट टू मूव मोर financial savings from unorganized sectors like real estate and gold, and also from fixed income into equity markets. Equity is riskier in perceived terms than fixed income, than gold and real estate. Most people think those are stable investments. लेके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Equity सबको मालूम है रिस्की चीज है. अब उस रिस्क के लिए कुछ तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. अब एक बार आप एक इंडस्ट्री को पनपने देने के लिए आप इंसेंटिव देते हो ना साहब. आप सॉफ्टवेयर को आपने दिया, फार्मा को दिया, टेलीकॉम को दिया, सारी इंडस्ट्रीज को दी जाती है. तो इक्विटी इन्वेस्टिंग को भी आप एक नेसेंट इंडस्ट्री समझे और उसको आप ये इंसेंटिव दे कि भाई आप आओ, यहां पर आपको टैक्स नहीं लगेगा 12 महीने के बाद. अब देखो उसके चलते काफी फ्लोज आए हैं पिछले कई वर्षों से. लास्ट के 2-3 साल में बड़ा मोमेंटम आया. उस मोमेंटम को हमें टच नहीं करना चाहिए. यहां एक लेवल पहुंच जाए जहां 30-40% हाउस होल्ड एसेट्स इक्विटी में आ गए, देन देयर कैन बी पॉसिबली अ केस. बट इवन देन आई वुड बिलीव कि आप STT को ही बढ़ा दो इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग अ टैक्स. बिकॉज जहां टैक्स डिपार्टमेंट बीच में आता है वहां पर टैक्स हैरेसमेंट ऑल्सो कम. वी ऑल नो दैट. So better to have a clean under the radar tax like the STT.
तो मेरा यही व्यू रहा है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी, और अगर ये टैक्स रेवेन्यूज चाहिए ही थे आपको तो आप एसटीटी बढ़ा देते. दैट इज अ वेरी क्लीन वे ऑफ गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. वन फाइनल व्यू, जो अभी भी एस्टिमेट आए हैं वर्ल्ड बैंक के हो या फिच के हो, दे आर ऑल पेगिंग 7.5% के आसपास का ग्रोथ इन नेक्स्ट 2 years. ये आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अंडरस्टेटेड है, कंजर्वेटिव है, या फिर ऑप्टिमिस्टिक है? बिकॉज वो 10% की बात तो हो ही नहीं रही है, फिलहाल कोई कर नहीं रहा है डबल डिजिट की. नहीं, देखिए साहब, पहली बात मैं 7.5% को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, बिकॉज ये तो सीरीज ही चेंज हो गया. तो अगर कंपनी के मैं अर्निंग्स देखता हूँ, डेप्रिसिएशन पॉलिसी बीच में उन्होंने चेंज कर दी, तो मैं तो भाई पुराने डेप्रिसिएशन पॉलिसी पे ही देखता हूँ कि साहब आपकी अर्निंग्स पर शेयर क्या चल रही है. आप बीच में कुछ चेंज करके उसको ऑप्टिकली बेटर दिखा दो, तो मैं एज एन एनालिस्ट आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट नंबर अनलेस यू गिव मी द न्यू सीरीज नंबर रीबेस्ड गोइंग बैक maybe 10-20 years, which I have not seen. So I will go with the old series, and when the series was changed over that time, there was the one, I think 1.5-2% gap. That the new series was 2% higher than the old series. तो old series के हिसाब से आज 5.5% का ग्रोथ चल रहा है. लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन अगर हिंदुस्तान के जीडीपी का करना है तो हमें ओल्ड सीरीज पे ही चलना पड़ेगा. While it is not easy, but you have to work and get that data. So आज 5.5% का ग्रोथ इज बिलो पोटेंशियल. वर्ल्ड में इतनी ग्रोथ है आज की डेट में, 3.89% चल रहा है ग्लोबल जीडीपी, एवरेज जीडीपी ग्रोथ. We should be growing मेरे ख्याल से 8 से 10% on the old series. That would be then doing justice to our potential as a country, which unfortunately we are not. We all hope that we get there. एब्सोल्युटली. चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब बात होगी तब धन्यवाद, प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होंगे. थैंक यू सो मच. तो ये थे शंकर शर्मा हमारे साथ खास बातचीत में, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि भारत का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसे इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन बाजार में कोई बड़ी गिरावट होने की आशंका नहीं है. सरकारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है.